नमस्कार, आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में मैं राधिका कौशिक स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। शरदकालीन गन्ने की खेती पर सुझाव और गन्ने की खड़ी फसल से कैसे ले अधिक उपज। अगेती सब्जी मटर उगाएं और अच्छी आय कमाएं। ज्वार की फसल में किए जाने वाले जरूरी कार्य। गन्ने की फसल में इस समय बढ़वार तेजी से होती है, जिसके कारण कई क्षेत्रों में गन्ना गिरने की समस्या देखी जाती है, जिससे गन्ने की फसल में बड़ा नुकसान होता है। इसीलिए गन्ने की बधाई इस समय जरूर करें। इसके अलावा शरदकालीन गन्ने की खेती का भी समय आ गया है, इसीलिए गन्ने की अधिक उपज के लिए तकनीकी बातों का ध्यान जरूर रखें। तो इस समय गन्ने की खेती में कौन कौन सी बातों का ध्यान रखें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं चीनी मिल हैदरगढ़ बाराबंकी के मुख्य महाप्रबंधक विनोद कुमार यादव। सभी किसान भाइयों को मैं बताना चाहता हूं कि ये अब इस महीने में खास तौर पर गन्ने की बधाई बहुत ही आवश्यक होती है। खास तौर पर जो शरदकालीन गन्ना बुआई की जो प्लाट हैं, जिसमें हमने अक्टूबर में गन्ने की बुआई किया है, उसमें गन्ना बधाई बहुत आवश्यक होता है। जैसा कि अभी आपने पीछे देखा है, इसमें अगर 8 से 10 पोरी के जब गन्ने जब बन जाए तो उसकी एक बधाई जरूर कर देनी चाहिए। नीचे की पत्ती निकाल करके उसकी बधाई करनी चाहिए। बधाई इस प्रकार से करनी चाहिए कि कैंची नुमा बधाई हो। और दूसरा, जब अगर गन्ने की पूरी जब 10 से 12 जब पूरी जब बन जाए तो गन्ने की दूसरी बधाई करनी चाहिए। इससे गन्ना गिरता नहीं है। और आपको पता होगा कि गन्ना गिरने से कम 10 से 15% गन्ने की पैदावार कम हो जाती है। इसलिए इस समय गन्ने की बधाई नितांत आवश्यक होता है। जो किसान भाई शरदकालीन गन्ना बुआई के अंतर्गत गन्ने की बुआई करना चाहते हैं, उन लोगों से अनुरोध है कि अपने खेत में हरी खाद के लिए ढैचे की बुआई कर लें और फिर उसको पलट करके उसमें आप शरदकालीन गन्ने की बुआई कर सकते हैं। इसके लिए 20 से 30 डिग्री सेल्सियस तापक्रम की आवश्यकता होती है। दोमट मिट्टी, ऊंची या मध्यम जमीन जहां जल निकास की अच्छी व्यवस्था हो, अधिक उपयुक्त है। गन्ना की रोप करने के लिए यदि खेत में नमी की कमी हो तो एक हल्की सिंचाई करने के बाद खेत की तैयारी शुरू करना चाहिए। शरदकालीन गन्ने की बुआई के लिए सबसे जो उपयुक्त समय है वो अक्टूबर का महीना होता है और उसमें गन्ने की प्रजातियों का भी विशेष महत्व होता है गन्ने की पैदावार में। इसलिए खास तौर पर 238, 239 और 118 प्रजातियों का चुनाव करें गन्ना बुआई के लिए। शरदकालीन गन्ना बुआई में कम से कम 90 सेंटीमीटर का डिस्टेंस रखते हुए गन्ने में कुंड बना लें और फिर उसमें 2 आंख के टुकड़े काट करके इसको बाविस्टीन से इसको उपचारित करने के बाद इसमें फिर गन्ने की बुआई करें। इसके लिए कार्बेंडाजिम की 1 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी की दर से घोलकर टुकड़ों को डुबोएं और उसके बाद ही बुआई करें। इसके अलावा भूमि का उपचार करने के लिए उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद द्वारा तैयार किया गया एक जैविक उत्पाद है जो अंकुश के नाम से बिकता है। इसमें ट्राइकोडर्मा का मिश्रण है। अगर यह उत्पाद मिल जाए तो इसका प्रयोग करें। इसकी उपलब्धता नहीं होने पर ट्राइकोडर्मा का भी प्रयोग कर सकते हैं। इससे भूमि का उपचार करने के लिए इसकी 2 से 4 किलोग्राम मात्रा 150 से 200 किलोग्राम गोबर की सड़ी खाद में मिलाकर 1 सप्ताह तक ढक कर रख दें और उसके बाद 1 हेक्टेयर खेत में बराबर मात्रा में गन्ना बुआई से पहले छिड़काव करें। शरदकालीन गन्ना बुआई के साथ सबसे बड़ा जो फायदा है वो ये है कि इसमें आप अंतः फसल भी आप ले सकते हैं। जैसे गन्ने की 2 लाइनों के बीच में जो खाली जगह जो बच जाता है उसमें आप आलू है, सरसों है, धनिया है, लहसुन है, इन सब को आप बुआई कर करके दोहरा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा और भी इससे फायदे हैं। अगर आप इसमें खास तौर पर आलू की अगर बुआई अगर करते हैं तो आलू की बुआई करने में गन्ने की पैदावार और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। और ख़ास तौर पर इस समय
लेबर भी पर्याप्त मात्रा में मिल जाते हैं, गन्ने का जर्मिनेशन भी अच्छा होता है। और गन्ने का जब जर्मिनेशन जब अच्छा होगा तो आपको मालूम ही है कि फिर गन्ने की जो पैदावार है वो शरतकालीन गन्ने में 15 से 20% बढ़ जाती है और इससे गन्ने के साथ साथ दूसरी फसल बोकर दोहरा लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। शरतकालीन गन्ना बुआई के अंतर्गत तमाम तरीके की सुविधाएं दी जा रही हैं। अगर कोई किसान भाई शरतकालीन गन्ना बुआई के अंतर्गत गन्ने की बुआई यदि करता है तो उस पर बीज यातायात पर लगने वाला सारा खर्च चीनी मिल द्वारा वहन की जाएगी। इसके अलावा अगर कोई किसान भाई गन्ने की बुआई करना चाहता है तो चीनी मिल द्वारा लाही का बीज, इंटरक्रॉपिंग के लिए लाही का बीज भी अनुदान रेट पर जो है उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके अतिरिक्त बीज शोधन हेतु 22 टीन 50% छूट पर दिया जाएगा। जो किसान भाई डेमोन्स्ट्रेशन प्लाट रखना चाहते हैं उन्हें हम यूरिया NPK भी 50% छूट पर हम देंगे शरतकालीन बुआई के अंतर्गत। और खास तौर पर किसान भाइयों को मालूम होगा कि ट्रंच मेथड से गन्ने की बुआई में कम से कम लगभग 40% की पैदावार बढ़ जाती है। इसलिए ट्रंच विधि द्वारा गन्ने की बुआई को अधिक प्राथमिकता देने के उद्देश्य से चीनी मिल द्वारा अपने संसाधनों, निजी संसाधनों से इच्छुक किसानों के खेत में ट्रंच की ओपनिंग कराई जा रही है अपने खर्चे से, ताकि इसका ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार हो सके और किसान भाई ज्यादा से ज्यादा इसका लाभ उठा सके। नवीन गन्ना प्रजातियां जो अभी नई विकसित हुई हैं रिसर्च स्टेशन से, इन प्रजातियों का बीज भी अधिक से अधिक मात्रा में हम रिसर्च स्टेशन से अलॉट करा रहे हैं और वो किसान भाइयों को उपलब्ध कराएंगे। इस पर लगने वाला लागत, जो ट्रांसपोर्टेशन की जो कास्ट होगी, वो चीनी मिल द्वारा वहन की जाएगी। मटर एक ऐसी फसल है जिसकी फलियों का प्रयोग सब्जी और दाने का उपयोग दाल के रूप में होता है। फिलहाल सब्जी के लिए मटर की खेती की जा रही है क्योंकि अभी मटर की बुवाई करने पर आने वाले समय में इसका दाम किसानों को अच्छा मिल जाता है। तो चलिए अगेती मटर की बुवाई तकनीक पर जानकारी लेते हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर अनिल कुमार से। बहुत अच्छी बात है कि जो किसान भाई सब्जी मटर की खेती करते हैं निश्चित तौर पर उनकी आमदनी बहुत अच्छी होती है। और इसमें सब्जी मटर में हमारे पास 3 तरह के प्रभेद उपलब्ध हैं, या हम ऐसे कहें कि 3 समय में लगाने वाले प्रभेद उपलब्ध हैं। एक आगाद किस्म, दूसरा मध्यम किस्म और तीसरा पिछात किस्म। तो किसान भाइयों से मैं कहना चाहूँगा कि जो किसान या जिन किसान के पास जमीन ऊंची हो और बलुई दोमट भूमि हो, वो किसान मटर की खेती, आगात मटर की खेती अगस्त के आखिरी महीने या सितंबर के फर्स्ट वीक से आप कर सकते हैं। और थोड़ा सा रिस्क रहता है कि अगर हथिया नक्षत्र की बरसात होगी तो उसमें डैमेज होता है, या फिर हथिया नक्षत्र के बाद बुआई करें। इसकी जो अच्छी प्रभेद हैं, आर्किल है जिसमें डाल पात कम होते हैं, और भी कुछ प्राइवेट सेक्टर की प्रभेद है। और दूसरा मध्यम जो समय का प्रभेद है उसको हम सितंबर में लगाते हैं, सितंबर से लेकर अक्टूबर में। उसकी प्रभेद है बोनविला। और एक लेट प्रभेद है आज़ाद 11, उसकी प्रभेद है जो पिछात में लगाते हैं, बहुत खूबसूरत प्रभेद है। उसको हम अक्टूबर से लेकर नवंबर में लगाते हैं और वो दिसंबर जनवरी में उसके फ्रूट्स मार्केट में आते हैं। तो इस तरह से अपने आवश्यकता अनुसार, अपने बाजार की क्रय विक्रय के हिसाब से प्रभेद का चुनाव कर लें समय के अनुसार। मटर की खेती के लिए अगेती किस्मों में 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज लगता है। वहीं मध्यम और पछेती किस्मों के लिए 80 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर का प्रयोग किया जाना चाहिए। बीज हमेशा प्रमाणित और उपचारित होना चाहिए। बीज को रोगों से बचाने के लिए थीरम 2 ग्राम या मैंकोजेब 3 ग्राम को प्रति किलो बीज की दर से शोधन करना चाहिए। इसके बाद राइबोजियम कल्चर से 200 ग्राम पैकेट के प्रति 10 किलोग्राम बीज को उपचारित करें। चूँकि ये 65 से 70 दिन की फसल होती है और जो मध्यम और लेट है वो तो 90 दिन के आसपास की होती है। तो इसलिए आगात में और मध्यम में आपको अच्छे मात्रा में खाद उर्वरक का व्यवहार करना चाहिए। जैसे करीब लगभग 15 टन पर हेक्टेयर की प्रति हेक्टेयर की दर से आप FYM यानी कंपोस्ट की अप्लाई करें। और नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश में नाइट्रोजन हम कम देते हैं क्योंकि मटर में बढ़वार कम होनी चाहिए। अगर बढ़वार होती रहेगी तो फलन फूलन देर से होगा। तो हम नाइट्रोजन
40 से 50 किलोग्राम और फास्फोरस पोटाश 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के दर से डाल के और इसकी बुआई कर लें। बीज के बोने का तरीका, मटर को शुद्ध फसल के रूप में या मिश्रित रूप में लगाया जाता है, जिसकी अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए बीजों को बोते समय इसकी कतारों की दूरी 30 से 45 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। मटर की बुआई सीड ड्रिल से या हल के पीछे वाले हिस्से से की जा सकती है। इसके अलावा मटर को ड्रिप बिछाकर या ड्रिप और मल्चिंग दोनों के माध्यम से लगाया जा सकता है। इस विधि से मटर का खेती से अधिक और अच्छी उपज मिलती है। दूसरी एक समस्या इसमें आती है स्टेम फ्लाई की। इस स्टेम फ्लाई में क्या होता है कि जमीन के ऊपर की जो जड़ रहती है उसका उड़ने वाली मक्खियाँ उसका रस चूस लेती हैं और पौधा सूखने लगता है। इसका सबसे बेहतरीन इलाज है थीमेट या फोरेट नाम की जो ग्रेनुलेशन दवा है, ग्रेनुलेटेड दवा है, इसका छिड़काव कर दें और कम से कम एक सिंचाई इसमें करनी चाहिए, वो भी जब फ्लावरिंग स्टेज में आपकी फसल आवे उसके बाद करनी चाहिए, दाना पकड़ना शुरू कर लेता। मटर की फसल में हमेशा हल्की हल्की सिंचाई करनी चाहिए। मटर की उन्नत किस्म और उन्नतशील प्रजातियों में 2 बार सिंचाई की जरूरत होती है। पहली सिंचाई फूल निकलते समय और दूसरी सिंचाई फली बनते समय करें। खरपतवार पर नियंत्रण। मटर की फसल में अनचाहे खरपतवार उग जाते हैं, जिसमें गजरी, चटरी, मटरी, बथुआ, अंकारी और सैजी नामक खरपतवार का नाम लिया जाता है। इन सभी खरपतवारों को निराई और गुड़ाई करके फसल से बाहर निकाला जाना चाहिए। इससे फायदा क्या होता है कि अक्टूबर में मार्केट में आपकी मटर आ जाती है और जिससे काफ़ी अच्छा रिटर्न मिलता है, रेट उस समय मार्केट में काफ़ी अच्छा रहता है। तो इस तरह से आप इसकी खेती करके बाजार व्यवस्था के हिसाब से आप इस अच्छी आमदनी ले सकते हैं और ले भी रहे हैं बहुत सारे किसान। ज्वार की खेती अपने प्रदेश के बहुत से किसानों ने की है और उनकी फसल बुवाई के अनुसार बढ़वार की अवस्थाओं पर है, लेकिन इस फसल से आगे चलकर अधिक पैदावार मिले, इसके लिए इस समय फसल में कुछ कार्यों को करना बेहद जरूरी है। तो किसान भाइयों, आप ज्वार की फसल में कौन कौन से कार्यों को करें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर RS चौधरी। भाइयों, हमारी फसल जो ज्वार की है बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है, जो दाने के साथ साथ जानवरों के चारे में भी बहुत लाभदायक होती है। तो हमारी फसल जो अभी 1.5 से 2 महीने की हो चुकी है। किसान भाइयों, ज्वार की बुआई के बाद खेत में फसल उगने के साथ साथ कई तरह के खरपतवार उगने लगते हैं। ऐसी दशा में खरपतवारों को खेत से निकालते रहना चाहिए। इसके लिए पहली निराई गुड़ाई बुआई के 20 से 25 दिनों पर, दूसरी 35 से 40 दिनों पर करें और आवश्यकता पड़ने पर निराई करके फसल को खरपतवारों से मुक्त रखें। खरीफ ज्वार की फसल में वर्षा अनुकूल होने पर सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है और यदि वर्षा न हो तो ऐसी दशा में क्रांतिक अवस्थाओं पर आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें और यदि अधिक बारिश हो जाए तो जल निकास की उचित व्यवस्था करें। और जब फसल 25 से 45 दिनों की हो जाए तो उस समय यूरिया की शेष मात्रा खड़ी फसल में इस्तेमाल करें। खरीफ मौसम होने के कारण ज्वार की फसल में कीटों का प्रकोप होता है, तो ज्वार की फसल को नुकसान पहुंचाने वाले कीट कौन कौन से हैं और उनकी सही पहचान कर नियंत्रण के सही उपायों को अपनाना बेहद जरूरी है, जो इस प्रकार से है। इस समय बहुत से ऐसे कीड़े हैं, बीमारियां हैं जिनका प्रकोप होता है। ये बरसात का मौसम है और इसमें कीड़े लगना स्वाभाविक है। तो मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि जो कीड़े इसमें लगते हैं, जैसे इसमें लगता है तना छेदक एक मुख्य कीड़ा है जो ज्वार की फसल में लगता है। तना छेदक जो है ऊपर की तरफ से कीड़ा फसल के तने में घुसता है और अंदर से खाता हुआ पूरे तने को खोखला कर देता है और बाद में हम देखते हैं कि पौधा जो है थोड़ी सी हवा चलने के बाद गिर जाता है। तो उसके नियंत्रण के लिए जैसे ही हमें इस चीज़ का आभास हो कि कीड़े फसल पे लगे हुए हैं, क्योनाल फास है 5%, उसको 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टर जो इसका चूर्ण आता है, उसको हम वैसे तो 1 महीने के बाद में इसका छिड़काव कर सकते हैं, लेकिन यदि फसल 1.5 से 2 महीने की हो गई है और फिर भी इसका प्रकोप है
तो हम इसका बुरकाव कर सकते हैं फसल में। और इसके लिए दूसरा उपाय ये कर सकते हैं कि रात के समय किसी बर्तन में मिट्टी का तेल डाल के, जहाँ पे लाइट की व्यवस्था है खेत में, या हम किसी बल्ब की व्यवस्था करके उसके नीचे मिट्टी का तेल डाल के रख दें किसी बर्तन में, तो रात को वो जो है कीट उस प्रकाश से उसके पास आएंगे और उसमें गिरने से काफ़ी कीड़ों से बचाव हो सकता है। दूसरा, इसमें जैसे मुख्य कीट लगता है फड़का। फड़का की बीमारी जनरल सामान्यतः वहाँ होती है जहाँ हम ग्रीष्म काल में, गर्मियों के महीनों में जुताई नहीं कर पाते हैं, तो इसके लिए गर्मियों में जुताई करना आवश्यक होता है। लेकिन फिर भी यदि फड़के की बीमारी लगती है खड़ी फसल में, तो उसके नियंत्रण हेतु क्लोरोपाइरीफॉस दवा आती है 20 cc, जिसको 1 से 1.25 लीटर प्रति हेक्टर की दर से हम स्प्रे या छिड़काव कर सकते हैं। या दूसरी दवाई लेनी हो तो प्रोफेनोफॉस 50 cc दवाई आती है, वो भी 1 से 1.25 लीटर हम पूरे खेत में स्प्रे करके इस कीट से बचा जा सकता है। अन्य कीट भी इसमें लगते हैं, जैसे कोई भ्रंग लग रहा है, कोई फली छेदक लग रहा है, दूसरे कीड़े भी कभी कभी इसमें नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे माइट्स है, दीमक है, तो उनके लिए भी हम सिंचाई के साथ में मिथाइल डेमेटोन है या क्लोरोपाइरीफॉस का दवाई इस्तेमाल करके उन कीड़ों से बचा जा सकता है। तो इस प्रकार से हम फसल का यदि संरक्षण करेंगे तो इससे हमारा दाने की उपज भी अच्छी होगी और उसके साथ साथ हमें चारा भी अच्छी क्वालिटी का, अच्छी गुणवत्ता का चारा मिलेगा। तो इस प्रकार से प्रबंधन करने से हमें लगभग 20 से 25 क्विंटल दाना मिल सकता है इस फसल से, और लगभग 300 से 400 क्विंटल सूखा चारा हम इस फसल से प्रति हेक्टर की दर से प्राप्त कर सकते हैं। जॉन डियर अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उससे पूछा है ग्राम बाजपुर, जिला बाराबंकी के कृषक जितेंद्र सिंह ने। यह हल्दी की फसल में किए जाने वाले जरूरी कार्यों के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो जितेंद्र सिंह जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाई को हम अभी ये राय देंगे कि अभी हमारे फील्ड में देख रहे हैं कि खरपतवार निकाला जा रहा है, खरपतवार निकाल दें। हल्दी की अच्छी फसल होने के लिए 2-3 निराई करना आवश्यक हो जाता है। पहली निराई बुआई के 80 से 90 दिनों के बाद तथा दूसरी निराई इसके 1 माह बाद करना चाहिए। किंतु यदि खरपतवार पहले ही आ जाते हैं तथा ऐसा लगता है कि फसल प्रभावित हो रही है तो इसके पहले भी एक निराई की जा सकती है। इसके साथ ही साथ समय समय पर गुड़ाई भी करते रहना चाहिए, जिससे वायु संचार अच्छा हो सके तथा हल्दी की फसल का पूर्ण विकास हो सके, जो कि उत्पादन से सीधा संबंध रखता है। और पहला यूरिया का टॉप ड्रेसिंग करते हैं। यूरिया जो है सो इसमें 150 किलो दिया जाता है, उसको भी 3 भाग में बांट देते हैं। 50 किलो 1 से 2 पत्ता की अवस्था में, और फिर उससे 1 महीने के बाद दूसरा नाइट्रोजन जो है सो 50 किलो देना होता है। फिर उस दूसरे से 1 महीने के बाद तीसरा 50 किलो नाइट्रोजन का एप्लीकेशन करना होता है। इसमें सिंचाई की बरसात की फसल है, इसलिए सिंचाई की उतनी आवश्यकता नहीं पड़ती है। अभी रुक रुक के बारिश हो रही है, हल्दी के लिए अच्छी बारिश हो रही है ना, तो इसमें सिंचाई की ज़रूरत। अगर बारिश बंद हो जाती है और पौधे मौलने लगते हैं, उस अवस्था में आपको सिंचाई करने की ज़रूरत है। तो जो हमारे फील्ड में देख रहे हैं कि चारों तरफ से घेरा बना दिया गया है, उसमें पानी भर दीजिए और छोड़ दीजिए। अगर जिसको ड्रिप लगाए हुए हैं वो जो है सो दोनों लाइन के बीच में ड्रिप लगा दें और ड्रिप को चला दें। 2 दिन 4 दिन के अंतर पर उसके रूट जोन को नमी युक्त बना दें। नवंबर माह में पत्तियों का विकास तथा धनकंद की मोटाई बढ़ना आरंभ हो जाता है, तो उस समय उपज ज्यादा प्राप्त करने के लिए मिट्टी चढ़ाना आवश्यक हो जाता है, जिससे कंदों का विकास अच्छा होता है और उत्पादन में वृद्धि हो जाती है। हल्दी की फसल में जल निकास का उचित प्रबंध करना चाहिए, अन्यथा फसल पर विपरीत प्रभाव पड़ता है
तथा पौधे एवं पत्तियां पीली पड़ने लगती है। इसलिए समय समय पर वर्षा के ज्यादा पानी को खेत से बाहर निकालने की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। अभी के स्टेज में कीड़े भी या बीमारी भी बहुत कम आती है, जो दूसरी वैरायटी होगी उसी में आएगा। वैसी परिस्थिति में इसमें कीड़े की जो प्रकोप होती है उसमें पत्ती जो है सो मोड़ने वाली बीमारी आती है, कीड़े लगते हैं जो कि पत्ती को मोड़ने लगते हैं। और बीमारी जो आती है उसके पत्ती चितिल चितिल होके और सूखने लगते हैं। ऐसी अवस्था में आप क्या करें कि 2.5 ग्राम साफ दवा और 2 ml क्लोरोपाइरीफॉस दोनों को मिला के स्प्रे करें और फिर एक स्प्रे से 15 दिन के बाद दूसरा स्प्रे करें। आपकी सारी बीमारी, सारी कीड़े खत्म हो जाएंगे। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार मूल्य पर। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्याओं एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadata@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें जॉन डियर निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041922155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।